के क्षेत्रीय मंत्री भाई विकास वाल्मीकि जी भी हैं, वो भी आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच ब्लॉक प्रमुख बरखेड़ा भाई कमलेश गंगवार जी आए, उनसे मेरा निवेदन है। श्रीमती सभ्यता जी वर्मा ब्लॉक प्रमुख पूर्व मरौरी हमारे बीच हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो भी मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। और पूरनपुर से चलकर आए भाई राजू दीक्षित जी, मैं तो उनका यही नाम कहता हूं, ठीक है ना, वैसे पूरा नाम। बहुत से साथी खड़े, उनसे मेरा फिर अनुरोध है, यहां जलपान की व्यवस्था है अंदर, और पानी बाहर। 131वें जन्म दिवस पर उपस्थित यहां सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथियों, ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण करके एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया, एक ऐसा सिस्टम को बनाने का काम किया कि आज जिससे पूरा देश चलने का काम कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने ही महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया, और जो किताब उन्होंने लिखी थी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, उन्होंने उन महिलाओं को भी सबको अधिकार, समान रूप से अधिकार देने का काम किया पुरुषों की तरह। और बाबा साहब अंबेडकर ने 12 घंटे की ड्यूटी के स्थान पर 8 घंटे सभी कर्मचारियों को, सभी मजदूरों को ड्यूटी पर काम करने का भी विधान बनाया, जिससे आज सभी लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और अपना वेतन पाते हैं। इतनी समानताओं के अधिकार अगर किसी हस्ती ने देने का काम किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया, किसी ने सम्मान देने का काम किया, तो वो हमारी केंद्र की भाजपा सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने दिया। साथियों, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, महू में, मध्य प्रदेश में, उस जगह को केंद्र की सरकार ने स्मारक घोषित किया, और उस स्मारक का दर्शन करने के लिए आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में जहां शिक्षा ग्रहण की, जहां पर उनका सामान रखा गया था, उस स्थान को भी, उस बंगले को भी केंद्र की मोदी जी की सरकार ने नीलामी में खरीदकर वहां भी संग्रहालय देने का काम किया। और जहां भाई छोटेलाल जी ग्राम प्रधान है, वो भी अपने दल बल से आए देवीपुरा से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई अमनदीप मिश्रा जी अंदर आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी हमने देखा श्रीमती फरानाथ जी, जिन्होंने पूरे विधानसभा के इस कार्यक्रम में जबरदस्त अपनी भूमिका निभाई, उनका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरा साथियों से अनुरोध है कि अगर अग्रिम पंक्ति में उन्हें स्थान मिल जाए यहाँ पे, तो आप लोग बैठें, स्थान ग्रहण करें। ऐसे ही हमारे साथी प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भाई नरेशपाल सिंह जी आए हैं पूरनपुर से, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। पूरनपुर से हमारे आईटी के संयोजक आदरणीय श्री अचल मोहन पांडे जी आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं हम। भाई राजेंद्र कश्यप जी हमारे बीच बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रहे, एक लंबे अरसे तक उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया, आज भी बहुत सक्रिय हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आए, हम सबके बीच अपने विचार रखें। आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी। श्रीमती लक्ष्मी जी हमारे बीच आई कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। भाई स्वतंत्र देवल जी, बहुत ही सक्रिय भूमिका रहती है जिनकी पूरे जनपद में। भाई सौरभ जी, उन सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के कार्यक्रम में। भाई इंद्रेश चौहान जी, भाई विकास श्रीवास्तव जी हमारे मंडल अध्यक्ष नगर के हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए। भारत माता की जय। मित्रों, आज हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं
आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। मंच पर उपस्थित हमारे राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले ऐसे पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान विनोद तिवारी जी, उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता माताओं बहनों, बाबा साहब का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि जो उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी से मिला, पूर्व की सरकार उस नाम से, दलित नाम से, ऐसी नाम से, तमाम नामों से वोट लेती रही दलितों का, मगर दलितों के लिए कोई विचार, कोई किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं चलाई। ना बाबा साहब को जो जिस सम्मान के वो हकदार थे, जो मिलना चाहिए वो उन्हें मिला। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि जो सम्मान, जिस सम्मान के हकदार बाबा साहब थे, वो सम्मान बाबा साहब को दिलाया, भारत रत्न मिला उनको। और तमाम उनके नाम से जो पंचतीर्थ की बात हो रही थी, हमारे पिछले वक्ता भाई साहब कह रहे थे, विकास वाल्मीकि जी, ये बिल्कुल सच बात है। जो आज बाबा साहब के नाम से पंचतीर्थ बने हैं, तमाम संग्रहालय खुले हैं, तमाम तरह की योजनाएं हमारे दलित भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई है। और ऐसे ही अगर आपका सहयोग बना रहा, जैसे इस चुनाव में आप हमने सबने मिलकर सहयोग करा और दोबारा हमने प्रदेश में सरकार बनाई, भाई मेरे भाइयों और बहनों, आप देखेंगे कि ये जो भारत आज विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, आज जो भारत पूरा विश्व हमारी ओर ताक रहा है, आज पूरे विश्व, जो हम लोग कहते थे पहले एक सपना हुआ करता था कि हम समझते थे कि अमेरिका हमसे बहुत बड़ा बलवान है, या पोलैंड है, या हांगकांग है, या तमाम कंट्री जो विदेशी, हम अपने आप को सबसे कमजोर महसूस करा करते थे। हम मानते थे कि भारत का व्यक्ति सबसे गरीब है और ये तमाम देश हमसे बहुत बहुत बड़े देश हैं, हमसे ज्यादा पैसे में, हमसे ज्यादा तकनीकी में। आज इस कोरोना काल ने सारी हकीकत खोल के रख दी। आज विश्व में सबसे मजबूत देश हिंदुस्तान कहा जाता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों में सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। आज हमने सबने देखा है कि आज पूरा विश्व हमको सम्मान की नजर से देख रहा है। और आज भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में आपने देखा होगा कि आज सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप को बहुत तानाशाह देश कहते थे, जिनकी दादागिरी, जिनकी एक तरीके से जिम्मेदारी चलती थी, आज ऐसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मोदी जी के बात करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्रियों से मिलने के लिए आज वहां जो शिक्षित देश हैं, जिनको हम सक्सेसफुल मानते थे, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। तो मित्रों, ये सब मोदी जी का कमाल है, आप सबके एक वोट का कमाल है। आज हर हिंदुस्तानी अपने आप को बड़ा सम्मान की नजर से देखता है और सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलता है। आज हमको लगता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहले हमें लगता था कि हम अमेरिका जाएं, काश हम अमेरिकी होते, काश हम चीनी होते तो हम भी बहुत सक्सेसफुल कहलाते। मगर आज हमें लगता है कि जो अमूल्य हमने, जो भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, जो भारत विश्व गुरु कहा जाता था, आज वाकई में हम विश्व गुरु हैं। आज हमको लगा कि हमारी क्षमता है, हम विश्व को ज्ञान दे सकते हैं। हमारी क्षमता है कि विश्व की तकनीकियों से ज्यादा हमारी तकनीकियां हैं। हमें लगता है कि विश्व को हम खाना खिला सकते हैं। आज जो तटपुंजिया देश हमको ताना दिया करते थे, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, ऐसे तमाम देश हुआ करते थे जो हमको ताना दिया करते थे, हमको कुछ भी नहीं समझते थे। आज वो सब लाइन लगा के खड़े हैं, हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। आज हम उनको किसी को राशन भेज रहे हैं तो किसी को दवा भेज रहे हैं। अभी आपने श्रीलंका की घटना सुनी होगी, माननीय मोदी जी ने तमाम यहाँ से रसद उनके लिए भेजा है। आज हम में इतनी ताकत है भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से, कि पूरे विश्व को हम भोजन करा सकते हैं। एक सब आपके एक वोट से ही संभव हो पाया है। आज भारत विश्व गुरु बन चुका है। अगर ऐसे ही आप लोगों का साथ रहा तो ये दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी। हिंदुस्तान का आदमी अगर विश्व में जाएगा तो लोग देखने के लिए आएंगे कि हिंदुस्तान से कोई आया। जैसे हम अमेरिका के लोगों के लिए पहले देखने जाया करते थे, अगर कोई विदेशी नागरिक हमको दिख जाया करता था तो हम उसके आगे पीछे हो लिया करते थे, अरे भाई अमेरिका से आया है, ये विदेश से आया है। आज वही स्थिति माननीय मोदी जी के आप सबके सहयोग से वो स्थिति सामने आ गई। और जो पार्टियां जाति और दलों की राजनीति किया करती थी, परिवारवाद की, समाजवाद के नाम से परिवारवाद की राजनीतियां करती थी, आज वो
पार्टियां सब धाराशायी हो गई। जहां से उनका उद्गम हुआ था वहां उनका विलय होने जा रहा है। ये सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया। मित्रों, इसी तरह जुटे रहिए और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारा आपका एक इतिहास बनेगा। आप हम एक इतिहास में दर्ज होने वाले पुरुष हैं। हम अपने आप को कतई कम ना आके, हाँ हो सकता है हमें कई बार लगता हो कि हमारा नाम नहीं लिया गया मंच से, हमें सम्मान नहीं मिला, हमसे माला नहीं पहनाई गई, हमको मंच नहीं मिला। इन चीजों पे कतई आप ध्यान ना दें, क्योंकि जो राष्ट्र के निर्माण करते हैं वो ये चीजें सब पीछे छोड़ देते हैं। आप सब राष्ट्र के निर्माण कार्यकर्ता हैं और आप राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता दलाली के लिए काम नहीं करता है, हमारा कोई कार्यकर्ता स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र नीति ही करती है और कोई राजनीति नहीं करती। हम किसी को तोड़ के किसी को बांट के राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको जोड़ के राजनीति करते हैं। माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसको चरितार्थ कर रहे हैं। आज वही उत्तर प्रदेश है। हिम्मत है किसी की कि आपको कहीं कोई परेशान कर दे, हिम्मत है किसी का कहीं कोई दंगा कर दे। आज आपने देखा होगा 2-3 राज्यों में अभी दंगे हुए, सारे त्योहार उत्तर प्रदेश में भी हुए। है किसी माई के लाल में दम कि जो दंगा कर दे? नहीं कर सकता, क्योंकि सशक्त राजा हमारे उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है। ये सब आपके सहयोग से। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने अभी भाई राजेंद्र कश्यप जी को सुना। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आए हैं जिनके नेतृत्व में जनपद में हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात आगे बढ़ने का काम किया। ऐसे हमारे 2-2 बार के पूर्व भारतीय जनता के पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। और मेरा निवेदन है उनसे कि वो आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी हमारे बीच, भाई विपिन त्यागी जी आए हैं, हमारे जिले के मंत्री हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई हमारे बीच पूरनपुर से भाई अपूर्व सिंह जी चलकर आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई मिथुन डे एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मरौरी ब्लॉक में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, बंगाली समाज में रात दिन काम करने वाले भाई मिथुन डे का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे जिले के महामंत्री भाई दिनेश पटेल जी आए मंच पे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे दूसरे जिला महामंत्री है ना, भाई महादेव गायन जी मंच पे विराजमान है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम। भाई हेमराज दिवाकर जी जो कार्यालय के मंत्री हैं, रात दिन कार्यालय में जो भी आता है उनकी सेवा में तत्पर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बरखेड़ा से भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक गंगवार जी के सुपुत्र भाई संजीव जी आए, उनका भी स्वागत। भाई प्रफुल्ल मिश्रा जी बाहर खड़े हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत। गेट के अंदर आए, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिले के, और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर भाई ब्लॉक प्रमुख कमलेश गंगवार जी को। बड़े अच्छे वक्ता हैं, कई मौकों पे हमने सुना है। आज बाबा साहब के जीवन परिचय पे आप सबके बीच प्रकाश डालने के लिए आए भाई कमलेश गंगवार जी। हमारे बीच भाई सरोज वाजपेयी जी आए हैं, ग्राम प्रधान हैं पूरनपुर से, हमारे गैस एजेंसी के साथी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। अब श्री शांति स्वरूप जी का आज इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच समक्ष बैठे हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो जो कार्य उनके द्वारा किए गए, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो समरसता की बात हो, हर क्षेत्र में लोगों को एक अलग पहचान देने का काम अगर किया है
तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। एक दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। पहले दलित शोषित समाज के लोग अपनी मेहनत और मजदूरी करके देश को तरक्की की ओर ले जाते थे, और आज जैसा कि पिछला चुनाव हुआ है, हम सभी लोगों ने, पहले हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हम लोगों का वोट एक तरीके से बेच दिया जाता था, लेकिन आज पूरे देश में एक समझदारी का परिचय देते हुए विगत कई वर्षों ने दलित शोषित समाज के जो लोग हैं उन्होंने माननीय मोदी जी का जो सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए मोदी जी आगे बढ़े हैं कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम समानता का दर्जा कैसे दें। इस ओर अग्रसर होते हुए अनेकों अनेक कार्य माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए, और आज पूरे देश का परिदृश्य बदल गया है। आज पूरा समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विशेष समाज के लिए नहीं, एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमलेश गंगवार जी का। अब मैं हमारे बीच, मैंने पहले भी एक निवेदन किया था यहां आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों से कि बाबा साहब के जीवन पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो वहीं से हाथ उठा दे, हम उनको इस मंच से मौका देंगे कि वो भी आज इस मंच के माध्यम से अपनी बात कहें। जो भी वो हाथ उठा दे, हम उनका नाम नोट करके उनको बुलाएं। आयोजित किया गया है, मैं आपको बधाई देता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय विनोद तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई कमलेश जी, आशुतोष जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मित्रों, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आ गए। हम सब लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर भारद्वाज जी हम सबके बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के हमारे सबके बीच आए बाबा साहब। आज इस कार्यक्रम में जो भी हमारे साथी आए वो सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच पूरनपुर विधानसभा से हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय बाबूराम पासवान जी आए मंच पर, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे महामंत्री भाई अमित अग्रवाल जी आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रीमती डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्मानित जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, जिनके नेतृत्व में हमने चारों विधानसभा की जी, अजय राणा जी मंडल अध्यक्ष हैं, जोगी ठेर से पूरी टीम के साथ आए, उनका भी स्वागत अभिनंदन। भाई राजू पाठक जी, भाई वीरेंद्र भैया जी, भाई राकेश जी, भाई प्यारे लाल जी, लखनऊ वाली पूरी टीम आई, उसके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई संजीव मोहन अग्रवाल जी हमारे बीच आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई सुमित जी आईटी के संयोजक, भाई छेदालाल गंगवार जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, भाई मंगली प्रसाद जी इस कार्यक्रम में बहुत भूमिका अच्छी निभा रहे हमारे मंत्री हैं,
बैठा लो बैठा लो बैठा लो, बीच वाली बहुत बहुत धन्यवाद। आज सम्मानित हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के जिला संयोजक भाई, इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह इनिशिएटिव लिया और हर जगह अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा। अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर छुट्टी भी घोषित की। इसके लिए मैं अपनी केंद्र की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अंबेडकर जी के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान को लिखा। वो इस देश के संविधान के निर्माता थे। जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, और जो संविधान उन्होंने भारतवर्ष के लिए बनाया, हम सब लोग चाहे कोई भी विजय हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी शपथ ग्रहण समारोह हो, मैं कहना चाहता हूं हम संविधान के साथ बने हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और मुझे खुशी है कि हम अपने देश में अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं वो देश कभी सरवाइव नहीं करता। मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति ने हमारे देश के संविधान को बनाया, संविधान निर्माता रहे, आज उनकी जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे कुछ आवश्यक कार्य से आया था, पता लगा कि माननीय उपाध्यक्ष जी श्री ब्रज बहादुर जी बहुत हमारे पुराने साथी रहे हैं, बहुत स्नेह रहा है, वो आ रहे हैं। मुझे कोई सूचना नहीं थी। अध्यक्ष जी, मुझे फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सूचना मिली कि उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो मैं आया। लेकिन मैं शीघ्र जाना चाहता हूं क्योंकि बार बार घर से फोन आ रहे हैं, कुछ आवश्यक कार्य है। मैं आप लोगों के तरफ से, जनपद की तरफ से, यहां पर अपने प्रदेश उपाध्यक्ष जी आदरणीय ब्रज बहादुर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और कहता हूं कि उनको बोलने की जरूरत है। उन्होंने देखा कि वो क्षेत्र के, वो अवध क्षेत्र के महामंत्री संगठन भी रहे। उनसे आप जो है बहुत सारगर्भित बातें सुनेंगे। मैं आपके और उनके बीच में, अध्यक्ष जी के बीच में, अन्य वक्ताओं के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। मैं पुनः एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। पुनः इस देश के संविधान के निर्माता अंबेडकर जयंती जी को अपने श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके के लोग हमारे देश में हमेशा जन्म लेते रहें, जिनके आदर्शों पर हम लोग चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ने अभी आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी को सुना। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के हमारे संयोजक, हमारे छोटे भाई अभिमन्यु गंगवार जी हैं। मेरा उनसे भी आग्रह किया है हम सबके बीच अपने विचार रखें। श्री अभिमन्यु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम पीलीभीत में 200 से ज्यादा जगहों पर हुआ है। सुबह 8 बजे 200 से ज्यादा जगह पर बाबा साहब का कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम की संख्या 200 से अधिक रही है। और उसके अलावा बूथ पर और पदाधिकारियों के घर पर वो सब अलग वो हुआ है। इसके बाद मैं बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने से पहले सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा और उसी में मेरी बात समाप्त हो जाएगी। हमारे खुद के पीलीभीत जिले में एक जयसंतरी का मेला लगा हुआ है। आज जयसंतरी के मेले में जाति प्रमाण पत्र देखे बिना हम सब लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। इससे बड़ा योगदान कोई और नहीं हो सकता कि किसी मंदिर में जाने के लिए हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ता। आजादी से पहले का दौर था जब मंदिर जाने के लिए भी या किसी भी जगह जाने के लिए भी हमारा दलित ना होना, पिछड़ा ना होना भी जरूरी था, तब हम लोग अंदर जा सकते थे। इसीलिए मैं बाबा साहब ने जो काम किया है देश के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो हमारे चारों विधानसभा संयोजक इस कार्यक्रम के रहे, माननीय श्याम बिहारी भोजपाल जी, श्री अमित अग्निहोत्री जी, श्री मंगली प्रसाद वर्मा जी और हमारे पूरनपुर के श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी, सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा, सभी मंडल संयोजकों का धन्यवाद दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की रूपरेखा उन्होंने बताई। जिस तरह से आज जनपद पीलीभीत में गांव-गांव जहां जहां हमारे परम आदरणीय भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां थी, वहां सुबह आज उन पार्कों मूर्तियों को पूरी तरह सजाने संवारने का और उनको नमन करने का जो कार्यक्रम हुआ। इसी के साथ हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेश गंगवार जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और आज उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मंच पर आए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच पर हमारे बीच आए और अपना स्थान ग्रहण करें, उनको बैठने की व्यवस्था कराएं। कुर्सी दें इधर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय बाबूराम पासवान जी जो विधायक हैं पूरनपुर से, दूसरी बार जीतने पुनः एक बार बधाई और जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आदरणीय बाबूराम पासवान जी। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय आदरणीय संजीव प्रताप सिंह जी और आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बड़े भाई ब्रज बहादुर पाठक जी जो आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भी हैं और आपके सानिध्य में यहाँ पर सभी लोग आए हैं। आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता जी और पूर्व जिलाध्यक्ष और पीसीयू के चेयरमैन भाई सुरेश गंगवार जी और मंच पर बैठे हुए सभी ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ पर आतोष जी और कमलेश जी और सभी लोग यहाँ पर दिनेश पटेल जी और सभी मंडल अध्यक्ष और जिले के महामंत्री मंत्री सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो बात यहाँ पर अंबेडकर जयंती की है, कभी भी इसमें जितनी भी सरकारें हुई, नाम तो लिया अंबेडकर का, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसी महान विभूति के लिए हम उनकी जयंती पर हर जगह पर कार्यक्रम करें और उनको याद किया जाए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी के आह्वान पर मैं समझता हूं कि अभी मैं कम से कम 10 जगह बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गया। हर जगह कहीं पर 200-400 से कम नहीं, लोकल एक एक हमारे शहर में कम से कम 10 जगह प्रोग्राम हुआ। ये पहला एक ऐतिहासिक क्षण है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जिन्होंने अपने जीवन में जो दुख सहे हैं उनको प्रेरणा लेते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे, जिन्होंने 35 डिग्रियां हासिल। पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिराम गौतम जी हम सबके बीच आए, यहाँ मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ माइक पर आकर हम सबके बीच बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर अपने जिम्मेदार पदाधिकारीगण, पूरे जनपद के कोने कोने से आए हुए मेरे बहादुर नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाहियों, आज बहुत ही हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे जनपद पीलीभीत में जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले बाबा साहब की 131वीं जयंती पर पूरे जनपद वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं अब अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद देश की व्यवस्था चलाने के लिए हमें कानून व्यवस्था और संविधान की आवश्यकता हुई। इसमें हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही योग्य हमारे नेता उसमें शामिल किए गए। और ये जो प्रारूप समिति थी, उसमें एक सबसे खास बात ये रही कि बाबा साहब अंबेडकर और हमारी संविधान सभा ने दुनिया के सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में पाया जो जो उसमें अच्छी चीजें मिलती रही उसको सम्मिलित करते रहे और खराब चीजों को दरकिनार करते रहे। बहुत से ऐसे देश हैं वहां बहुत उल्टे सीधे कानून हैं, वहां ऐसे कानून हैं मानवता को शर्मसार करते हैं। हमारी संविधान सभा ने उनको निकाल कर बाहर रख दिया और अच्छे लोग अच्छी बातों को शामिल किया। इस काम में आप सोचते होंगे 2 वर्ष 11 महीने
18 दिन क्यों लगे? लगभग 3 साल क्यों लगे? इसीलिए लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर और हमारी संविधान सभा दुनिया में सबसे बेहतर संविधान देना चाहते थे। ऐसा संविधान देना चाहते थे कि किसी देश में उसका मुकाबला ना हो, और ऐसा हुआ भी। सम्मानित साथियों, जब ये संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी सन 1950 में हम जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये वही हमारे लिए सौभाग्य का दिन था कि हमारे देश का संविधान लागू किया गया। क्योंकि 2 त्योहार हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त पाया और हमारे देश का संविधान लागू हुआ। सम्मानित साथियों, विडंबना इस बात की है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने दलितों का नेता बताया, दलितों का मसीहा बताया, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी, कोई जाति धर्म और विशेष के लिए कोई विशेष व्यवस्था की हो। उसको तोड़ मरोड़ कर लोग उसका दुरुपयोग करते रहे, संविधान को बदनाम करते रहे, कहते संविधान तो गलत बना है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि आज हम जो संविधान आपको देने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। अगर इस संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिया गया तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा और सबके पास जमीन होगी, मकान होगी, रोटी कपड़ा और मकान होगा। मगर मेरे साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं, आजादी के 70 साल के बाद अगर कोई कांग्रेस ने भी शासन किया है 60 वर्षों से ज्यादा, तोड़ मड़ोड़ कर दलितों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जब संविधान का अध्ययन किया और ये पाया कि इतना अच्छा संविधान है, अगर हम इसको लागू कर देंगे तो यहाँ जो जाति धर्म का भेद है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज वो दिन आया है हमारे सामने। मेरे साथियों, जब लोग कहा करते थे भाई दलितों का वोट तो फला जगह जाता है, उनका कुल्हाड़ी से भी नहीं करता है। मेरे सम्मानित साथियों, उनको सही बात, सही मार्गदर्शन देने वाले लोगों का अभाव था। जब उन तक सही बात पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि भाई दलित समाज हमारा ही भाई है, और उनके बीच में जाकर खाना भी खाया, बैठे भी बात की और अपनी बात को समझाया। वैसे तो जो पुरानी व्यवस्था है उसमें तो दलित जब आते थे तो उनको भाई कहते इसको नीचे बिठाओ, कुर्सी नहीं मिलेगी, इनके बर्तन खाने के भी अलग रखो, भाई ये हरिजन कहीं छू लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, अब ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो समरसता दिवस का मतलब यही है कि हमारा भाईचारा और मजबूत हो, हम सब मिलकर बैठे और खाएं पिए। जब हमारा आपस में प्यार मोहब्बत होगा तो एक दिन हमें वोट भी देने के लिए विवश होना पड़ेगा। यही हुआ भी, जो उदाहरण आपके सामने है। आप जानते होंगे जब चुनाव चल रहा था तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, कुछ ऐसे धर्म विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग लामबंद हो गए और कहने लगे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। मेरे साथियों, तो वही आपके छोटे भाई जिन्हें आप दलित और पिछड़े जात कहते हो, उन्हें भी सोचना पड़ा कि जब जो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, तो हम इसको एक सूत्र में पिरोने वाले जैसे कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उन तक पहुंचाने का काम करें। ठीक इसी तरह से बाबा साहब का एक सपना था और उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां देश में काम कर रही हैं, केवल अपने परिवार तक सीमित होकर के काम करने का काम करती हैं, या तो परिवारवाद, जातिवाद, तमाम प्रकार से अपने अपने को बढ़ाने का काम किया। परंतु बाबा साहब के जो संविधान है उसके अनुकूल काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इस देश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस संविधान को लागू करने का काम किया। साथियों, मैं समझता हूं बाबा साहब ने जिस तरह इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संविधान का इतिहास का रचना की है, ऐसे महापुरुष के लिए हम नमन करते हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब की तस्वीर न लगाई गई हो। और मैं भी आज कई गांव में जा रहा हूं, कई गांव में कार्यक्रम रखे गए हैं। क्योंकि ये जिला स्तर का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में हम सबको एकत्रित होने का जो मौका मिला है।
साथियों, और हम सब मिलकर के उनके लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और हम हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे इस देश के संविधान को रचने वाले बाबा साहेब थे, जिन्होंने जाति पात से ऊपर उठ करके कोई भी ऐसी भावना नहीं रखी कि हम कोई नीची जाति के हैं या बड़ी जाति के लिए हैं। जो भी संविधान की रचना की, वास्तव में उस दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित लोगों के लिए संविधान की रचना की गई और इस संविधान से हमारा देश आगे निरंतर बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और जब जब कोई इस संविधान से विपरीत गया है, उसका पतन निश्चित हुआ है और आने वाले समय में भी संविधान के विपरीत जाने वालों का पतन निश्चित होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। पता नहीं किस कारीगर ने, पता नहीं किस कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के हम सब बेटे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक बाप के हम सब बेटे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। पता नहीं किस मूर्ख ने, पता नहीं फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय भयानक आया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेदभाव की, ऊंच नीच और भेदभाव की सब दीवारें तोड़ दो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ दो। जातीय सोगत भेद से रहित एक अद्वैत परमात्मा था और प्रलय के बाद शेषों का शेष एक परमात्मा रह जाएगा। ये सृष्टि अपनी उत्पत्ति से एक थी पहले और प्रलय के बाद फिर एक रह जाएगी। अंततोगत्वा मध्य में ये जो जगत दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि ये ऊंचा नीचा छोटा बड़ा है, कोई अमुक दिखाई देता है, कोई अमुक, लेकिन हम सब एक ही पिता की संतानें हैं। इसलिए ऐसे संविधान को हम प्रणाम करते हैं और संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी को हम सब लोगों को सुना। मेरा फिर एक बार आग्रह है, यहाँ आए हुए सभी हमारे साथियों से जलपान की व्यवस्था है, कोई भी अपने स्थान से ना जाए, अभी जलपान वहीं पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक छोटा सा कार्यक्रम है। हमारा अनुसूचित मोर्चे की ओर से भाई हरिराम गौतम जी आए और दोसाला उड़ा के माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी का माता की गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम जिनको सुनने के लिए पूरे जनपद से यहां पर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो मेरी टीम के चयन के लिए भी आप पीलीभीत में आए थे और जनपद शाहजहांपुर महानगर जिला के प्रभारी, जिनके नेतृत्व में 6 की 6 सीटें जलालाबाद भी, जिसको हम कभी जीत नहीं पाए थे, उसको भी जीतकर एक कार्यकर्ता को वहां से विधायक बनाने का काम। हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश गंगवार जी, पूर्वपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय बाबूराम पासवान जी, बरखेड़ा के यशस्वी विधायक आदरणीय स्वामी प्रोक्तानंद जी, इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने पूरे जनपद के 1632 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित हो उसकी चिंता की, ऐसे हमारे छोटे भाई जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के क्षेत्र में
आईटी में तो हम पारंगत ही हैं, सोशल मीडिया में भी पूरे जनपद का नाम गौरव को बढ़ाने का काम करने वाले छोटे भाई अभिमन्यु गंगवार जी, जो इस कार्यक्रम में संयोजक, मैं चाहता हूं पूरा सदन उनका तालियों से स्वागत करें। जो अभी संचालन कर रहे थे, मैं जिनको कह रहा था चलता फिरता ये वैन है, मोबाइल वैन है, ऐसे हमारे अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय शांति स्वरूप सोनकर जी, मैं कह सकता हूं कि जब ये संचालन करते हैं तो मंच खुले दिल से सबके लिए खुला कर देते हैं, कोई भी आइए कोई भी बैठे, सभी का सम्मान, सभी का साथ। इस मंच पे आसीन हमारी पार्टी के महामंत्री दिनेश पटेल जी, अमित अग्रवाल जी, महादेव गांधी जी, अभी जिनका स्वागत हुआ, पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर डोरीलाल वर्मा जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष और बरखेड़ा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय कमलेश गंगवार जी, मरौरी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा जी, एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष जी, बेलसंडा के ब्लॉक प्रमुख पीछे बैठे हैं आदरणीय महीप सिंह जी, जिनका उद्बोधन बहुत अच्छा हम सुन रहे थे अभी। वास्तव में इन दोनों की जोड़ी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिराम गौतम जी, अमोनियन सागर जी, इन दोनों लोगों ने चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के पूरे तंत्र को तोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। ऐसे सम्मानित दोनों अमोनियन सागर जी, हरिराम गौतम जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री भाई विकास जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती गीता मिश्रा जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री आदरणीय बहन फरहाना जी और बीसलपुर नगर की प्रभारी आस्था अग्रवाल जी। इस मंच पे, इस प्रांगण में सभी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं। आगे की पंक्ति में हमारे बहुत वरिष्ठ जन, रेखा सिंह परिहार जी, सुषमा बहन जी, राज कश्यप, अमित वाल्मीकि जी, संजीव मोहन अग्रवाल जी, सुनीता सिंह जी और बहुत सारे यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, बहन आरती सागर जी और शुक्ला जी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारीगण, आप लोग यहाँ पर आदरणीय भाई साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके और उनके बीच में बाधक नहीं बनूंगा। पीछे डॉक्टर तेजू बैठे हैं, प्रफुल्ल जी बैठे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अंकुर जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अनुराग अग्नोत्री बैठे हैं, सभी डाचन जी बैठे हैं, सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के जन्मस्थली को तीर्थ स्थल घोषित करने का काम किया है। जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी, उस स्थान को भी खरीद कर संग्रहालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहती है, उनके बताए रास्तों पर चलती है। हमने कहा है कि वर्ष भर में जो हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं, उन 6 कार्यक्रम में पहले हमने 6 अप्रैल स्थापना दिवस का कार्यक्रम करने का काम किया और दूसरा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर बूथ पे, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम नहीं मनाते हैं तो उस बूथ को हम पूर्ण नहीं मानते। मित्रों,
बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हृदय से अपने श्रद्धांजलि देता है और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेता है। हमने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की, हम अंत्योदय की बात करते हैं। मित्रों, कल्पना कीजिए, जब देश के संविधान की रचना की तो आगे आने वाले 100 साल आगे की कल्पना की थी कि क्या क्या परिस्थितियां हमारे साथ होंगी। जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो हमारे साथ बाल्य अवस्था से लेकर मृत्यु तक घर में क्या क्या परिस्थिति बनती है, उसको भी संविधान में जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया और पूरा देश उस संविधान पे चलने का काम करता है। मित्रों, आपको बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ आदरणीय ब्रज बहादुर भाई साहब बताएंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में दिया, मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी ने पिछले एमएलसी चुनाव में भी पूरे जनपद से लगभग 96% वोटिंग हुई, जिसमें लगभग 93% वोट आपको अपने दिलवाने का काम किया है। आप सभी को बधाई के साथ पूरे जनपद में 1759 वोट थे, जिसमें मुझे लगता है कि केवल 100 वोट इधर उधर गए होंगे। मित्रों, मुझे तो लगता है कि 100 वोट भी नहीं गए होंगे। कुल समाजवादी पार्टी को 265 वोट मिले, जिसमें लगभग 93% वोट हमारे यहां से गया है। आप सभी का परिश्रम और मेहनत को, लगन को मैं नमन करता हूं। मैं देख रहा था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रधान रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का पीडीसी रहा हो, उनके अंदर होड़ लगी थी, कोई भाजपा वाला हमारा वोट देते हुए देख ले। मित्रों, ये आपके परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया। मित्रों, सभी प्रधान, चाहे कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर दिख रहा था। अभी कह रहे थे हरिराम गौतम जी कि हमने 5 वर्ष के लिए सरकार नहीं बनाई, हमने 25 वर्ष के लिए सरकार बनाई और आप लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि जनपद में आपने पूरा इतिहास बना चुके हैं, आगे के भी चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रज बहादुर उपाध्याय जी, जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 131वीं जन्म जयंती पर आयोजित इस पीलीभीत जनपद के गोष्ठी में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गंगवार जी, चेयरमैन पीसीयू, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की भूमिका में जिन्होंने लंबे वर्षों तक काम किया, ऐसे आदरणीय हरिराम गौतम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, मंच पर उपस्थित दूसरी बार पूरनपुर से विधायक बनकर के हम लोगों के बीच में मंच पर उपस्थित हैं और वास्तव में बहुत ही सरल स्वभाव, एकदम ब्रजवासी, ऐसे आदरणीय पूरनपुर के विधायक आदरणीय बाबूराम पासवान जी, मंच पर उपस्थित जो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को विधानसभा में घुसने का मौका नहीं होता, वह विधानसभा में नहीं घुस सकता, उसे पास बाहर से किसी विधायक की रिकमेंडेशन पर बनवाना पड़ता है। लेकिन
पार्टी में अपनी निष्ठा बनाए रखी और पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को निर्विरोध जिता करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, ऐसे आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक परखेड़ा, मंच पर उपस्थित डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित अनुसूचित अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री हरानाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे तीनों महामंत्री जबरदस्ती कुर्सी घेरे हुए, जबकि काम में रहना चाहिए महामंत्रियों को, ऐसे आदरणीय पटेल जी, महादेवा जी, हमारे अग्रवाल जी, मंच पर सभी उपस्थित सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी जिले के सम्मानित पदाधिकारी, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, और जिस मोर्चे को इसका कार्यक्रम का आयोजन करना था, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नाम क्यों नहीं लिखा इसमें, जिनको नेतृत्व करने का आज के कार्यक्रम का पूरा जिम्मा दिया गया था, ऐसे अनुसूचित मोर्चे के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक अभिमन्यु गंगवा, नौजवान साथियों, वास्तव में इस कार्यक्रम को हर बूथ पर करा करके उन्होंने इस कार्यक्रम की जो योजना रचना बनाई है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना को बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को निभाया है। वास्तव में आज का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने 6 कार्यक्रम अपने निश्चित किए हैं कि हम इन 6 कार्यक्रमों को हर बूथ पर मनाएंगे। अभी आप लोगों ने 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, 6 अप्रैल को हर बूथ पर हम लोगों ने कार्यक्रम किए, क्योंकि उस दिन हमारी पार्टी का जन्मदिन था, स्थापना दिवस था, और हर कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य होता है उसकी मां का जन्मदिन, उसके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, उस मां के जन्मदिन को हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने 6 अप्रैल को मनाया। दूसरा कार्यक्रम बूथ पर हमने तय किया था हमारी पार्टी ने कि 14 अप्रैल बूथ के एक एक कार्यकर्ता को इस जन्मदिन को मनाना होगा, जिन्होंने इस संविधान की रचना की, जिसके कारण भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका है, चाहे वो अदालत हो या सार्वजनिक स्थान हो, वो अपनी बात कह सकता है। उस 14 अप्रैल को हम लोग हर बूथ तक मनाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ बनाया और जिनकी हत्या कश्मीर के अंदर कर दी गई, उनका 23 जून का बलिदान दिवस हम सब लोग अपने बूथ पर मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह इस समाज में एकता, एकरूपता, इस समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के, हर गरीब के बारे में सोचते थे, वह कहते थे कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक इस देश की व्यवस्थाओं की, इस देश के अंदर रहने वाली एकरूपता दिखाई नहीं देगी, तब तक यह देश एक रूप नहीं हो सकता। इस देश के अंदर उन्होंने इसको करके दिखाया, और उन्हीं के आदर्शों पर आज हमारी सरकार इस देश के अंदर चल रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका 25 दिसंबर को जन्मदिन होता है, जिन्होंने हमारे प्रणेता के रूप में काम किया और इस देश को एक सूत्र, एक साथ जोड़ने का काम भी उन्होंने किया। ऐसे पंडित दीनदयाल, ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भी हम हर बूथ तक मनाते हैं।
पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि को हम बूथ तक मनाते हैं। इस तरह से 6 कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें हम बूथ तक मनाते हैं। उसमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का नाम, जिन्होंने इस देश के अंदर जन्म लिया, महू में पैदा हुए, वहां से शिक्षा दीक्षा करके, क्योंकि उस समय इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों के राज्य के कारण इस समाज को बांटने का काम किया गया। अंग्रेजों ने कहा कि यदि ये समाज, ये भारतीय एक रहे तो हमें यहां से जल्दी जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जातियों में विभक्त कर दिया कि ये शूद्र है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। अगर ये इन तरह से बढ़ते रहे और लड़ाई झगड़े करते रहे तो हमारा शासन निर्विघ्न होकर के चलता रहेगा। और आपको मालूम है, अंग्रेज हमेशा जाति वर्ण की लड़ाई, समाज में छुआछूत की बात। अरे मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि छुआछूत आया कहां से? जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं, यहां बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर भारत चलता है। मैं भी उसको मानता हूं कि हाँ चलता है, लेकिन आप बताइए, जब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मनुष्य के रूप में पहला व्यक्ति इस ब्रह्मांड में पैदा हुआ था और बाकी के लोग बाद में हुए, तो उस मनु के कारण मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति ने ही सारे ब्रह्मांड की जनसंख्या को बढ़ाया तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही वो ब्लड है, एक ही वो जीन्स है जिसके माध्यम से यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। तो वो भेदभाव कैसा, वो कहां से अलग हो सकता है? और मैं तो एक बार और पूछता हूं, जब कभी जाता हूं तो सनातन धर्म के लोगों को पूछता हूं कि अछूत कौन है? सबसे ज्यादा अछूत हम मानते हैं वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ व्यक्ति अछूत है। तो मैं पूछता हूं, फिर भगवान राम को क्यों मानते हो? मां सीता को क्यों मानते हो? अगर तुम अछूत मानते हो वाल्मीकि को, तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह के मां सीता ने जलपान किया, भोजन किया, यहां तक कि अपने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। अगर वह अछूत है तो भगवान राम भी अछूत है, तो भगवान राम भी अछूत है। वह रामायण भी अपवित्र है, क्योंकि उसको भी भगवान महर्षि वाल्मीकि ने रचा है। तो वह पवित्र ग्रंथ कैसे हो सकता है अगर आप कहते हो कि यह अछूत है? ये सारा का सारा जो प्रपंच रचा गया वो अंग्रेजों के द्वारा रचा गया। बड़ी व्यवस्था थी हमारे समाज में, लेकिन काम के आधार पर थी। क्या आज ब्राह्मण व्यापार नहीं करता है? क्या आज ब्रह्मा व्यापार नहीं कर रहा है? क्या आज पारसी समाज का कोई बालक व्यापार नहीं कर रहा है? तो जो व्यापार करेगा वो व्यापारी कहलाएगा। वो किसी भी समाज और किसी वर्ण का हो, वो ना छूत है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है। क्योंकि काम के आधार पर वर्णों का निर्णय हुआ। जो पढ़ाएगा, शिक्षा देगा, वो पंडित कहलाएगा। क्यों कि शिक्षा देने वाला व्यक्ति ही पूजा जाता है, चाहे वो गंगवार हो, चाहे वो वर्मा हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो या क्षत्रिय हो, वह पांडित्य कार्य कर रहा है। क्योंकि समाज को सिखाने का, समाज को शिक्षित करने का काम कर रहा है। इसलिए वह जो समाज की रक्षा करने वाला है। आप देखते हैं राजपूता रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है। अपनी सेना में हम देखते हैं, हम पीएससी में देखते हैं, अलग अलग बटालियन होते हैं। क्या उनमें हर समाज का व्यक्ति नहीं होता? अगर होता है तो वो क्षत्रिय है, क्योंकि उसने समाज को सुरक्षा देने का काम किया है, इसलिए वो क्षत्रिय है। ये सारी विसंगतियां केवल और केवल अंग्रेजों के कारण मेरे समाज के अंदर आई और उसका लाभ उठाया। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान रचा, और संविधान में जब धारा 370 को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सम्मिलित करने की बात कही, तो सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने उसका विरोध किया था और कहा था कि 370 धारा लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर किसी को विशेष अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह लागू की गई। आज हमारी सरकार आई 2014 में पूर्ण बहुमत की
की सरकार आई। यूं तो सरकार 1998 में बनी, 99 में बनी, लेकिन 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जो हमने अपने संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा, उन्होंने जो तय किया, उनकी संविधान कमेटी ने जो तय किया, उसको हमने ही तब में लागू किया है। देश भले ही 1947 में आजाद हुआ, लेकिन वास्तव में संविधान जो 26 जनवरी 1951 को माना जाता है कि लागू हुआ, मैं नहीं मानता। वो वास्तव में अगर लागू हुआ है तो 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद लागू हुआ है। सपना था सबका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सपना था। जनसंघ की स्थापना हुई, पंडित दीनदयाल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि इस देश में रहने वाले गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 50-60 वर्षों तक केवल और केवल वोट की राजनीति हुई। वोट लेना है इनको, दलितों का वोट चाहिए, अल्पसंख्यक समाज का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए, और उनका वोट हम कैसे बहका करके ले सकते हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं की चिंता सरकार ने कभी नहीं की। केवल कुछ लोग, कुछ प्रलोभन हर बार दिए और वोट लिए। लेकिन मेरी सरकार आई, मेरी सरकार ने कहा कि हम पहले जो देश के अंदर गरीब है उनके लिए काम करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया और उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सरकार गरीबों के लिए बनी हुई सरकार है, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। और मित्रों, वास्तव में आप विचार करिए, हाँ, मुस्लिम समाज की कई बहनें बैठी हैं, कई भाई बैठे होंगे। एक बार विचार करके देखिए, क्या उन 60 वर्षों में आपके परिवार के कितने लोग डॉक्टर बने हैं? आप एक बार विचार करके देखिए कि आपके परिवारों में से कितने लोग इंजीनियर बने हैं। आप विचार करके देखिए कि आपके परिवार में से कितने लोग डीएम हैं। विचार करिए कितने लोग कप्तान हैं। विचार करिए कितने लोग नर्स में हैं। विचार कीजिए कि समाज की अग्रणी भूमिका में, समाज के उद्योगों में कितने लोग आपके समाज के हैं। क्योंकि कुछ प्रलोभन दिए गए, लोगों को बताया गया हम ही आपके रहनुमा हैं, हम ही आपको बचा सकते हैं, हम ही आपकी कल्याण कर सकते हैं, इसलिए वोट हमको दीजिए। और आप समझ लीजिए उन्होंने आपको क्या दिया। जो गरीब था उसको और गरीब किया गया, चाहे वो किसी धर्म का था, किसी जाति का था। जो अनुसूचित समाज के लोग थे, जिनकी दुहाई देकर के लोग वोट लेते रहे, उनको भी कुछ नहीं दिया। उनका भी केवल वोट बैंक बेचा और पैसा कुछ ही लोगों ने कमाया। लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने कहा अब गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अब गरीब का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, अब गरीब का बेटा भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनेगा। और हमने उनके लिए कोचिंगें शुरू कराई कि हर दलित के बच्चे को, हर अल्पसंख्यक के बच्चे को हम वजीफा भी देंगे और उसका पढ़ाई भी कराएंगे, ताकि वो पंचायत जोड़ना बंद करे, ताकि वो फल बेचना बंद करे, ताकि वो कटिंग करना बंद करे, केवल बढ़ईगिरी का काम ना करे, मिस्त्रीगिरी का काम ना करे। अल्पसंख्यक समाज का बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, पढ़ लिख करके इंजीनियर बने। और ये हमने सोचा, हमारी सरकार ने पहली बार सोचा। और आप यकीन मानिए हमारी सरकार ने कहा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव जी का सपना था, क्योंकि इस देश के समाज में रहने वाले जो दलित वर्ग कहा जाता है वो भूमिहीन था, उसके पास भूमि नहीं थी। बाकी के लोग भूमि धारक थे, चाहे वो पिछड़े समाज के हों या अग्रणी समाज के हों, उनके पास भूमि थी, उससे अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन दलित समाज के लोगों के पास भूमि नहीं थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग गांव में लगाए जाएं, लोग स्वयं काम करें और उससे अपनी जीविका को चलाएं, ताकि हर गरीब अमीर हो सके, हर गरीब बड़ा हो सके।
लेकिन 60 वर्षों तक सरकारों ने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कहा कि अगर स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना जो चलाई हमारी सरकार ने, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कहा हमारी सरकार ने। हमने कहा कि अब हर नौजवान जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास गारंटी नहीं है, उसे भी 10 लाख रुपए तक का लोन हम देंगे, उसकी सब्सिडी देंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों, उससे भी बड़ी बात हमारी सरकार ने कही कि हर बैंक को जो लोन देगी उसमें कम से कम एक दलित बहन को, बेटी को और एक दलित नौजवान को जरूर उद्योग लगवाना पड़ेगा, ताकि वह जो नौकरी मांगता फिर रहा है वो नौकरी देने की स्थिति में आए और वह भी उद्योगपति कहलाए। ये मेरी सरकार ने 2014 के बाद इस देश में लागू किया। जो गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं था, जो गरीब थे जिनके पास मकान नहीं था, वो कौन से समाज के लोग थे? अधिकांश आप उठा के देखिए तो वह दलित समाज के ही लोग थे, वह मुस्लिम समाज के लोग थे जो झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान में। जब रात में बारिश आती थी तो माँ अपने बच्चों को कभी इस कोने में कभी उस कोने में उठा के बैठाती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि कब बारिश बंद होगी, मैं कब बच्चों को लेकर बाहर निकलूंगी। मित्रों, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को हो सकता है एक कमरा पक्का लगता हो, अरे क्या कर दिया सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, उस गरीब के घर में जाके देखो जो पानी की टपकती हुई बारिश में अपने बच्चों के साथ परिवार रहता था, और मेरी सरकार ने आज उसे पक्का मकान दे दिया, आज वो पक्के मकान में रह रहा है। उसे पूछो कि उसको क्या दिया। वोट बहुत सारी पार्टियों ने लिए होंगे, कोई अपने दलितों के नाम पर हमारे बीच में आया होगा, कोई अन्य समाज के बीच में आया होगा, लेकिन हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। भले ही वोट दिया नहीं दिया, वोट मिला होगा नहीं मिला होगा, लेकिन हमारी सरकार ने कहा हम वोट के लिए नहीं, हम समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति था या वो दलित समाज का था, चाहे पिछड़ा था या अगड़ा था, कोई भेदभाव नहीं किया, किसी योजना में भेदभाव नहीं किया। अगर मकान दिया तो सबको दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अपने परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। पहले मेरे गरीब का बेटा, मेरे गरीब का व्यक्ति, माँ तड़प तड़प के मर जाते थे क्योंकि उनको इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं होता था, और कुछ परिवार तो उसमें अपने परिवार के बहनों के गहने बेच देते थे और गहने बेच करके अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराते थे। कई लोग मकान बेच देते थे, कई लोग जमीन बेच देते थे, गिरवी रख देते थे, तब इलाज होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब इस देश के अंदर कोई भी गरीब बिना इलाज के अपना जीवन नहीं खत्म करेगा, और उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड जारी किया। बहुत सारी योजना है जिनके बारे में सबको मालूम है। जो माँ बहन गैस के बारे में नहीं सोच सकती थी, गैस दी। जिस घर में बिजली, जिस गांव में बिजली नहीं देगी 60 वर्षों में, उन गांव में बिजली पहुंचाई। जिस घर ने बिजली का बल्ब नहीं देखा, उस घर में बिजली की लाइन खींच के कनेक्शन देकर के बिजली का बल्ब जलवाया। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2014 के बाद ही अपना बैंक में खाता खुलवाया होगा, उससे पहले खाता नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय माना जाता था ये बैंकें केवल और केवल अमीरों के लिए है, ये बैंकें केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ये गरीब के लिए नहीं है, ये ठेला वाले के लिए नहीं है, ये खोमचे वाले के लिए नहीं है, ये पंचर वाले के लिए नहीं है, ये बहनों के लिए नहीं है। आज मेरी हर बहन का खाता बैंक के अंदर खुल गया। ये मेरी सरकार ने करके दिखाया, क्योंकि हमने तो कहा है कि हम सरकार अपने लिए नहीं, हम सरकार इस समाज को आगे ले जाने के लिए, हम इस समाज की तरक्की के लिए, सेवा के लिए हमने सरकार बनाई है। हमारी सरकार अपने
सुखी होने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए हमने सरकार बनाई है। और उसका आपको दिखाई दे रहा होगा, हरिराम गौतम जी मिशनरी थे, बसपा के लिए काम करते थे। काशीराम जी ने मिशन लिया था कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, समाज की मुख्य धारा में लाएंगे। सरकारें 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, समाज का तो उद्धार नहीं हुआ, समाज का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन जो उसका नेतृत्व करने वाले थे उनका जरूर विकास हुआ, उनको जरूर आगे बढ़े। और समाज ने जब देखा कि वास्तव में हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो इस बार के चुनाव में, ऐसे तो पिछला 2014 का भी मुझे याद है कि मैं संगठन मंत्री था गाजियाबाद में, मुझे मालूम है एक बड़े वर्ग ने, जो कहा जाता था कि ये मायावती जी का वोट बैंक है, जो कहा जाता था कि ये इमरान सिंह जी का वोट बैंक है, उन्होंने भी बड़ी संख्या में वोट दिया था। लेकिन इस बार की जो सरकार 2017 के बाद, इस बार 2022 का चुनाव हुआ, उसमें एक बड़े वर्ग ने, बड़े समाज ने, जो मायावती का वोट बैंक कहलाया जाता था, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्योंकि वह जान गए कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सपना था, जिसको वो पूरा करना चाहते थे, उस और काम कर रही है। और इसी का कारण हुआ कि आज बहुत बड़ा दलित वर्ग समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया, और हम 255 सीटें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए। मैं उन सब जो वास्तव में दलितों के हितैषी हैं, दलितों के लिए काम करने वाले हैं, ऐसे सभी समाज में रहने वाले नेताओं का आज इस मंच से आह्वान करता हूं कि वास्तव में आप दलितों के समाज हितैषी हैं, दलितों का उत्थान चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। बाकी देश की कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये करके दिखाए, क्योंकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का जो भारत है उस ओर काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। आज हमारी सरकार सारी योजनाएं वही लागू कर रही है कि आज आत्मनिर्भर भारत बन सके। अभी आपको मैं छोटी सी जानकारी दूंगा, अभी हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है। नई शिक्षा नीति जो आज तक लॉर्ड मैकाले अंग्रेज इस देश में लागू करके गया था, भले ही हम काले लोग थे, भारतीय थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आज भी हम अंदर से अंग्रेज थे। उस शिक्षा नीति को मेरी सरकार ने समाप्त करके अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है, और उसमें लागू किया है कि अब बचपन से बेटा कोई भी बच्चा होगा जो उसका स्किल होगा, यानी हर व्यक्ति के पास हुनर होता है। अभी कोई बिजली का काम आपके घर खराब हो जाए तो बहुत सारे परिवार के लोग ही अपनी बिजली जुगाड़ करके चालू कर लेते हैं, यानी आप बिजली का काम करना जानते हैं। कोई अन्य चीज खराब हो जाए तो जुगाड़ करके उसे चालू कर लेते हैं। इसका मतलब आप में हुनर है, आपके अंदर स्किल है, लेकिन उसका विकास होना चाहिए। यानी आपको ट्रेंड कर दिया जाए तो आप बिजली के बड़े मैकेनिक हो जाएंगे। अगर आपको कारपेंटरी का काम सिखा दिया जाए तो आप बड़े कारपेंटर हो जाएंगे। घरों में माता बहनें भोजन बनाती है और अपनी बेटी को सिखाती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, वो धीरे धीरे काम करती है और ट्रेंड हो जाती है, उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाता है कि वो भोजन कितना अच्छा बनाती है। जो जितना ज्यादा ट्रेंड होती है वह उतना ही अच्छा भोजन बनाती है। और हमारी सरकार ने लागू किया है कि बचपन से ही जो बच्चा स्कूल में जाएगा उसकी हॉबी जो होगी, जो काम करने की होगी, वह उसको सिखाना शुरू किया जाएगा। और जब वो बड़ा होगा, अपनी एजुकेशन पास करेगा, तब तक वो किसी न किसी सब्जेक्ट का मास्टर होकर के ही कॉलेज से निकलेगा, ताकि वो बेरोजगार होकर के डिग्री लेकर के सड़कों पर ना घूमे कि मेरे पास डिग्री है और मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये मेरी सरकार ने लागू किया है। मेरी सरकार ने लागू किया है कि मैं बीए में एडमिशन लेता हूं और मेरी इच्छा लॉ करने की है,
तो मैं अब लॉ और बीए दोनों एक साथ कर सकता हूं। और मेरा मन लगता है कि मैं बीए प्रथम वर्ष इस बार कर लूं, बाद में बीए दूसरी साल करूंगा, तो आपको छूट होगी कि आप उस बीच में कोई दूसरी एजुकेशन लेना चाहें तो उस एजुकेशन को ले सकते हैं। वो 1 साल की डिग्री आपकी मान्य होगी। पहले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन तीसरा साल क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप बेकार रहेंगे, आपका बीए नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरी सरकार ने कहा है कि अगर आप 1 साल कर लेंगे तो 1 साल का बीए माना जाएगा, 2 साल कर लेंगे तो 2 साल का बीए माना जाएगा, 3 साल कर लेंगे तो 3 साल का बीए माना जाएगा। यानी नई शिक्षा नीति हमारे देश के अंदर लागू हो गई है। सच से मैं आप सबको बधाई देता हूं कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने एक नया और एक बड़ा कदम उठाकर इस देश को आगे ले जाने का काम किया है। मैं आए हुए सारे लोगों से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक ही निवेदन करूंगा, हम लोग राष्ट्र के लिए जीवन जिए, इस देश के लिए जीवन जिए, क्योंकि ये देश अगर सुरक्षित रहेगा, इस देश में अगर भाईचारा रहेगा, इस देश में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के काम आएगा, तो निश्चित मानिए कि जिस ऊंचाइयों पर देश को, भारत के देश को मेरे देश के प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप हालात देख लीजिए आसपास के देशों के। श्रीलंका में क्या हो रहा है? आज 500 रुपए किलो चावल, 250 रुपए किलो दूध, 300 रुपए 250 रुपए लीटर तेल, पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। बराबर के देश पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है। बराबर के देश अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। जो शांति थी अफगानिस्तान के अंदर वो भंग कर दी गई। क्यों? कि वहां लोग केवल अपने लिए जीते हैं, और मेरे देश में लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं। इसलिए मेरे देश के अंदर खुशहाली है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कल ही कहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा, टीवी पर, अखबारों के माध्यम से आया कि अगर दुनिया चाहे तो हम पूरी दुनिया को अन्न भेज करके पाल सकते हैं। आज हमारे पास वो शक्ति है। अपने देश में कोरोना आया, पूरा विश्व हिल गया, लोग भूखों मरने लगे, लोगों के पास भोजन नहीं था करने को। लेकिन मेरी सरकार ने कहा कि हम अपने एक भी गरीब को, एक भी देशवासी को, परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे, और एक बार नहीं 2-2 बार महीने में मुफ्त में राशन देकर के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने पिछले 2.5 साल से लगातार अनवरत मेरे गरीबों की सेवा की है। ये मेरे देश के, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे देश के प्रधानमंत्री की सोच है। इसलिए हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज को हमने एक किया है। इस समाज में रहने वाला न कोई छूत है न छूत है। समाज के हर वर्ग ने अपने भाई को अपने गले लगाया है, चाहे वो अगड़ा हो, अगड़े लोगों ने भी आज दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शोषित हो, उसे बराबर का सम्मान देना शुरू किया है, अपने साथ बैठाना शुरू किया है। पिछड़े ने दलित को बैठाना शुरू किया है। पूरा समाज एक रस हो गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस देश के अंदर केवल और केवल भारतवासी रहे, न कोई ब्राह्मण रहे, कोई न वर्मा रहे, न गंगवार रहे, न दलित रहे, न पासवान रहे, केवल और केवल भारतवासी रहे। एक मन से, एक सुर से सबको गर्व हो कि मैं भारतवासी हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। कल मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, पेरिस में रह रहा है। मैंने पूछा उससे, मेरे क्या हालात है वहां पे? कह रहा, भाई साहब, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, पहले हमें वीजा रिन्यूअल कराने के लिए महीनों लगते थे, लेकिन आज मैं वीजा अपना ऑनलाइन डालता हूं, अगले दिन मेरे पास सूचना आती है कि आपका वीजा रिन्यूअल हो गया है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारत के लोगों का सम्मान पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जब भारत के नौजवान भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाते थे, तो 50 कोड़े और 100 कोड़े मारने का हुक्म अंग्रेज देते थे रानी विक्टोरिया के आदेश से। चाहे वो मुस्लिम था, हिंदू था, दलित था, पिछड़ा था, अगड़ा था, जो भी नौजवान देश के लिए तलवारी लेता था,
उसको 50 कोड़े 100 कोड़े मारे जाते थे, इसने भारत माता जिंदाबाद वंदे मातरम का नारा लगाया है। लेकिन मित्रों, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी उसी ब्रिटेन में जाते हैं और वहां की राजधानी लंदन में 50,000 भारतीयों को सामने खड़ा करके और वहां की महारानी को अपने साथ खड़ा करके भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, तब लगता है कि आज भारत आजाद हुआ है। आज भारत में वास्तव में अंगड़ाई ली है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री इस्लाम के मानने वालों को ही पूजा करने का अधिकार है, यानी वही केवल मस्जिद में जाके इबादत कर सकते हैं, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ना गुरुद्वारा है, ना कोई चर्च है, ना कोई मंदिर है, वहां अगर आपको पूजा करनी है तो अपने घर में करेंगे। लेकिन जब मेरे देश के प्रधानमंत्री उस वेन्यू में जाते हैं तो वहां के सुल्तान 5 भाई हैं, जो केवल 3 भाई, कोई से 3 भाई एक साथ किसी को लेने जा सकते हैं। लेकिन जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो 5 भाई सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर लेने आते हैं और ले जाने के बाद अपने महल में सुल्तान कहते हैं कि मोदी जी, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर भी दुबई के अंदर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसका शिलान्यास आपके हाथों से हो। मित्रों, पूरा विश्व देखता रह जाता है ये क्या हो रहा है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री उस मंदिर का शिलान्यास करके आते हैं। आज वह मंदिर बन रहा है और आने वाले 2022 के अंत में उसका लोकार्पण करने के लिए फिर मोदी जी उस सऊदी अरब में जाएंगे। ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात होती है। मित्रों, आज के इस भीमराव अंबेडकर राम जी, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, अंबेडकर जी के कांग्रेस की कूटनीति के कारण उनके पिता का नाम बाद में लगता था भीमराव। राम जी उनके पिता का नाम था, अंबेडकर उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द था, तो उसको राम जी को काट दिया गया। उनको लगा कि कहीं ये लोग अपने आप को सनातनी ना मानने लगे, इसलिए राम जी काट करके भीमराव अंबेडकर कर दिया गया। मित्रों, आज से मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर के नाम से उनको पुकारें। ये उनके लिए उनकी जयंती पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आज के उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर उनको बारंबार नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनका मैं पुष्पार्चन करके और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के आए हुए यहाँ कार्यकर्ताओं की ओर से पुनः एक बार उनकी जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।